हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और हमने समसामयिक क्रॉनिकल का जो जुलाई का एडिशन है जिसके अंदर मई का करंट अफेयर्स है वो पढ़ रहे हैं। तो कल हमने एक पीडीएफ देख लिया था, आज कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देख लेते हैं इसके अंदर। तो आज जो है वो इकोनॉमी का रहेगा, ठीक है, और एक इंटरनेशनल अफेयर्स का भी रहेगा, ठीक है। दो टॉपिक जो हैं समसामयिक क्रॉनिकल के लिए से लिए गए, शॉर्ट करके दिया मैंने। किताबें ली यार, किताब ले ली होगी आपने, नहीं ली अभी तक, शायद नहीं ली है तो ले लीजिएगा, तब तो मिलेगी नहीं, लेकिन मैंने आपको छोटा करके दे दिया कि मेन जो है वो आप यहाँ पर फोकस कर लें। चलिए, समसामयिक क्रॉनिकल। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। व्यापारिक भागीदार यानी कि व्यापार जो है अब चीन और इंडिया के बीच में सबसे ज्यादा होने लगा है। और ये क्वेश्चन समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इससे पहले जो था वो अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था, ठीक है। तो अब जो है वो आपका चीन हो गया है, चीन ने अमेरिका को पिछाड़ दिया। तो ये जब ये बड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसी संबंधित और क्वेश्चंस भी आते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पर है, इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट किससे कर रहा है, इंडिया में एफडीआई कितनी आ गई है, इस तरह के सवाल इसी तरह के संबंधित हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो चीन है वो भारत से सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। इसके अंदर दोनों ट्रेड है, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट भी है और चाइना से इंपोर्ट भी, दोनों है, ठीक है। अब यहां पे दो तीन बातें और समझ लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में चीन का बड़ा विरोध हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, सरकार की नीतियां भी एंटी चाइना रही हैं। उसके बावजूद भी आप देखोगे चीन से व्यापार बढ़ा है, और इसमें बढ़ा है तो इसमें अपना जो हम भेजते हैं वो तो कम ही बढ़ा है, वहां से आने वाला ज्यादा बढ़ा है। मतलब जो हम बेच रहे हैं चाइना को वो तो कम बढ़ा है, मतलब बड़ा वो भी है लेकिन कम है, लेकिन वहां से आने वाला माल जो है यहां डंपिंग इंडिया में ज्यादा हुई है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा मोदी जी के कितना भी जो पॉलिसीज बनाई मोदी जी ने कि उनके ऐप हमने बैन कर दिए, ठीक है, कि चाइना जो है वो डेटा ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जितने भी एलिगेशन लगे पिछले 2 साल के अंदर, मेक इन इंडिया वाला जो इनिशिएटिव हुआ या जो भी हो रहा है, उसके बावजूद भी हम चाइना से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे। ये रियलिटी, चाइना जो है वो प्रोडक्ट्स सस्ते और अच्छे बना के हमें बेच रहा है, ठीक है। और चाइना का जो है रोल हमारी इकोनॉमी में ज्यादा बढ़ गया है, ये इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें हमारी जो पॉलिसीज है मेक इन इंडिया वाली, ये सब इसको और मजबूत करने की जरूरत है, और लेवल और मजबूत करने की जरूरत है। अभी तक तो काम हुआ इतना बेहतर नहीं हो पाया। तो आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई के आंकड़ों अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 118 अरब डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्यिक व्यापार के साथ चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन के उभरा है, ठीक है। अच्छा, चाइना और इंडिया और अमेरिका में पहले पिछले साल 118.3 बिलियन डॉलर था, और अब 118.4 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में हो गया। अमेरिका के साथ 118.3 हुआ करता था, ठीक है। समझ आ गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में चीन को भारत में निर्यात 8.7 बढ़कर चीन को भारत यानी कि इंडिया से चाइना के लिए तो कितना बढ़ा है? 16.67 बढ़ा है। कितना? मात्र, आप समझो कि 118 में से मात्र 16 अरब डॉलर जो है वो हम बेच रहे हैं चाइना को, और वो कितना कर रहा है? लगभग 100 अरब डॉलर इंडिया में कर रहा है, ठीक है। तो ये है। अब कुछ क्षेत्रों में जैसे हम चाइना को कुछ दे पाए हैं, वो है लोहा आयस यानी आयरन ओर, सूती धागा, कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल, सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम जैसी वस्तुएं शामिल हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे 2-3 चीजें समझते हैं। अगर बहुत डीपली देखें तो आयरन और सूती धागा ये सब जो है आपके रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, रॉ मटेरियल है। क्या आपने मतलब माइंस से लोहा निकाला, आयरन ओर निकाला, जाके बेच दिया, तो आपने कुछ बना के नहीं बेचा है अपने ज्यादा। तो चाइना ऑलरेडी इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है
कि आप उसे बेच नहीं पा रहे हो। चाइना के पास सब कुछ है पहले से ही है, तो लेने को तैयार नहीं है वो। कभी कभी तो मजबूरी होती है कि चाइना को कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है। कभी ये भी होता है ना, ये भी पॉलिसीज बनती है कि आपको लेना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको लेना पड़ेगा। तो जब दो देश होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक देश, अब मान लो चाइना और पाकिस्तान है, ट्रेड करेंगे, अब पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दे सकता चाइना को ना, तो तब भी मजबूरी रहती है कि चाइना पाकिस्तान कुछ तो एक्सपोर्ट करेगा। तो आजकल वो गधे बेच रहा है चाइना को। हाँ, ये रियलिटी है, गधे जा रहे हैं वहां पे, तो चाइना में गधे खाए जाते हैं। तो चाइना में अब पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो वहां पे हो रहा है। हाँ, गधे खाए जाते हैं। अरे भाई, तो क्यों बकरा खा रहा है आदमी, ऊंट खा रहा है, भैंसा खा रहा है, तो गधा भी खा लेगा तो कौन सी बड़ी बात है, बताओ। आप हैरान हो रहे बड़े ठीक है। दूसरा, भारत में 2023-24 में रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया, ठीक है। चाइना से भले ही हम जीत ना पाए हों, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपोर्ट तो अच्छा काम किया है, ठीक है। क्या है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 में 778 बिलियन का अमेरिकन डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया है, यानी कि एक्सपोर्ट किया है। हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं में कुल मूल्य 776.3 बिलियन था, अब जो बढ़ के 778 हो गया है। अब इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली लाइन, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट कि इसमें भी 2023 में सेवा निर्यात में, सेवा निर्यात का मतलब क्या होता है, पूर्व में 325 बिलियन डॉलर से बढ़कर 341 बिलियन डॉलर हुआ, यानी कि सर्विसेस, सर्विस सेक्टर जो है वो उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो समझा पाएगा कि क्या मतलब है सर्विस सेक्टर का, मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शियरी आपका हो गया सर्विस सेक्टर। तो अगर यहां पर ये बोल रहे हैं कि सेवा निर्यात यानी कि सर्विस सेक्टर का जो है वो लगभग 341 बिलियन डॉलर बढ़ा है, तो क्या लगता है क्या बढ़ा होगा, किस तरह की चीज बढ़ी होगी। आईटी सेक्टर, इंडिया का मेन जो है वो है आईटी सेक्टर, यानी कि जो है आउटसोर्सिंग जो काम है वो बढ़ रहा है। मतलब एक वैसे और काम, जैसे कि अमेरिका की कंपनी है उसका जो है आउटसोर्स करता है यहाँ पे। तो चाइना से भले ही हमारा जो है ट्रेड जो है वो नेगेटिव में है, यानी कि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका से हमारा जो है वो सरप्लस में है। हम अमेरिका से कम लेते हैं और ज्यादा देते हैं, उसमें आईटी सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई अगर वहां से कोई नौकरी काम आ रहा है, ठेका आ रहा है यहाँ पर और हम कर रहे हैं, तो इसको हम इसी में जोड़ेंगे आप, ठीक है। सर्विस सेक्टर मतलब कि आईटी का मेन है, और भी होता है लेकिन इसमें मेन आईटी है। इसमें वैसे टूरिज्म होता है लेकिन मेन आईटी है। वस्तुगत निर्यात यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उसमें जो है थोड़ा कम हुआ है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो क्या, फिर जब 341 बिलियन डॉलर हुआ है, अब इसका फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि लाख कोशिश के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोग उठा नहीं पा रहे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उठा नहीं पा रहे हैं। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा उठेगा नहीं, नौकरियों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं उठेगा, ठीक है। क्यों नहीं ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर जितने भी इंजीनियर्स ले लो, जितने भी डिप्लोमा होल्डर ले लो, जितने भी सब स्किल्ड वाले ले लो, हिंदुस्तान में मात्र 2% ही जो है लोग स्किल्ड लेबर है, मात्र 2% लोग स्किल्ड है, ठीक है। लिख लीजिएगा, एग्जाम आएगा 2% के आसपास। अगर कंपेयर करते हैं साउथ कोरिया से, जापान से, तो 98-99% लोग जो हैं वो स्किल्ड लेबर है। कहां इंडिया में मात्र 2% लोग। अच्छा, उस 2% में भी कितने कितने एलिजिबल, क्वालिटी कितनी है, बन तो का इंजीनियर, क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो भी फैक्टर है। अच्छा, दूसरा कि लोग हमारे देश में लगभग 50-60% लोग जो हैं वो खेती करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं 50%, ठीक है। कुछ सालों पहले तक 60% तक का ये देश होता, अब 50% के आसपास आ गया। अब जो व्यक्ति प्राइमरी सेक्टर में होता है, खेती कर रहा होता है, बहुत कम संभावना होती है कि प्राइमरी सेक्टर से सीधे वो थर्ड लेवल पे आ जाए, सर्विस सेक्टर में आ जाए। उसके लिए मुश्किल होता है एक लंबी छलांग मारना।
कि प्राइम सेक्टर में काम कर रहे थे, उसको सीधे सेकेंडरी छोड़कर सीधे ही सर्विस सेक्टर, थर्ड सेक्टर पे आ गए। ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा अभी उस तरह का उसकी फैमिली की ग्रूमिंग नहीं होती है, उसकी अपनी पढ़ाई उस तरह की नहीं होती है। ठीक है, तो हमेशा ये दिक्कत रहेगा। लेकिन एक जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत स्किल्ड करके उसको सेकेंडरी सेक्टर में डाला जा सकता है, वहां पर परफॉर्म कर सकता रहता है। यानी कि ऐसे कि मान लीजिए कोई गांव का बंदा है, खेती बाड़ी कर रहा था, उसने अपने बेटे को आईटीआई करा दिया, अब बन गया फिटर। ठीक है, अब बन गया इस तरह काम करने वाला, टेक्नीशियन बन गया। वो लोग अच्छा खप जाते हैं, बजाय इसके कि वो बंदा जो है वो आईआईटी से एग्जाम क्रैक करे और उस तरह का इंजीनियर बने, और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, वो भी है। लेकिन मैं ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई जर्नलाइज बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो बीच का सेक्टर है वो है ही नहीं, या बहुत कमजोर है। ठीक है, तो ये जो बंदे हैं, जो गांव के लोग हैं, जो प्राइमरी सेक्टर के, जो अपना सेक्टर छोड़कर आना चाहते हैं, उनके लिए सेकेंडरी सेक्टर जो है वो ज्यादा मजबूत है नहीं, वहां नौकरियां ज्यादा मिल नहीं रही हैं, और टर्शियरी सेक्टर में जा नहीं पा रहे हैं, वहां कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। जब वो कंपेयर करते हैं, अपने आप को खड़ा करते हैं आईआईटियंस के सामने या शहरी बंदों के सामने, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं। यही है ना चीजें। ठीक है, तो जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मजबूत नहीं होगा, आपके देश की गरीबी खत्म नहीं होगी, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, और आप चाइना को कभी भी कंपटीशन नहीं दे पाओगे। चाइना की सबसे बड़ी ताकत यही रही, चाइना ने अपनी सेकेंडरी सेक्टर में काम किया, मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, वही है उसकी ताकत। और ये हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम भी ऐसा कर पाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या हुआ? हाँ, अरे बोलो क्या हुआ, बताओ। यहां क्यों नहीं हो पा रहा, ये समझते हैं। कई कारण है, 2-3 कारण है। पहला तो देखिए, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, यानी कि फैक्ट्रियां, मशीनरी, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो सब क्या है, प्लस लोन लेने का बैंक के साथ कितना आपका वहां पर कॉन्फिडेंस है। फिर आपने जो बनाया, क्या वो कॉम्पिटिटिव बना, यानी कि सस्ता बना, सस्ता और अच्छा बने, तब तो वो मार्केट में। आपने बना तो लिया, लेकिन आपने बनाया महंगा। अब आप इंटरनेशनल मार्केट में गए तो वहां पर चाइना का प्रोडक्ट जो है पहले से वहां अवेलेबल है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो महंगा भी है और कम क्वालिटी का भी है, तो ये सर्वाइव कर पाएगा? तो आप उसे बनाना नहीं है, आपको सस्ता बनाना है और बेहतर बनाना है। प्रॉब्लम ये है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसके लिए मैन पावर भी चाहिए, उसके लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए। कि पेन बनाने की बारी आए तो पेन 1000-2000 ना बने, वो बने फिर 1-2 करोड़, तब जाके उसकी लागत कम आएगी। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार 1-2 करोड़ मैं पेन बना भी लूंगा तो बिकेगा कहां, क्योंकि आपकी मार्केट तो ओपन है ही नहीं। आपने बना तो लिया, 1 करोड़ पेन आपने बना लिए, ठीक है। पहले तो दिक्कत ये है कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इतना बनाने के लिए, ठीक है। तो एक समस्या तो वही है कि और बैंक वाले लोन देने को बिल्कुल ही उनका जान निकल जाती है, ठीक है। चलो मैं कहता लोन मिल भी गया, आपने बना भी लिया, बेचोगे कहां? क्या आपकी कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री के साथ टाई अप कर रखा है? ठीक है, अगर टाई अप कर रखा है तो वहां पर स्थिति कैसी है, तो आपके लिए मार्केट ओपन है कि नहीं है? तो ऐसे कई केसेस मतलब डील करना पड़ता है, तब देखना पड़ता है कि वहां पे तो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, टेक्निकल इश्यूज भी हैं, मैन पावर के इश्यूज भी हैं, पैसे के इश्यूज भी हैं, बिजली। अब कानपुर में भाई पता लगा कि वहां पे फैक्ट्री लगाई है, वहां लाइट ही नहीं आ रही, तो कानपुर बर्बाद क्यों हो गया? लाइट नहीं है। चाइना के अंदर वहां 24 घंटे काम फैक्ट्री चल रही है, आपके 5 घंटे चल रही है फैक्ट्री, कहां जीत पाओगे यार चाइना से? जब तक इन मैटर को सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और यही कारण है मोदी जी ने जो है स्टैंड अप स्टार्टअप इस तरह की योजनाएं स्टार्ट की थी, बट समहाउ अभी मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा कुछ इसमें हुआ है। बहुत ही बेसिक लेवल वाले हैं। गृह उद्योग को फिर भी ठीक ठाक आ गया, पापड़ बना लो, अचार बना लो, ब्यूटी पार्लर खोल लो, है ना। इस अभी भी है वो इंडिया वाले, अभी 1950 वाले चल रहा है, लेकिन तो 1950 वाले 1950 की तरह है। लेकिन जब चाइना को आपको हराना है तो चाइना को भी करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं हराया नहीं इंडिया ने, हराया भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। चाइना को कंपटीशन दिया भी है। जैसे अफ्रीका के अंदर चाइना की बनाई हुई मोटरसाइकिलें बिका करती थी, चाइनीज मोटरसाइकिलें, ठीक है, और जो कि लो क्वालिटी की होती थी और सस्ती होती थी। लगभग मान लो 25,000 की या 20,000 की मोटर रेट कि मान लो 20,000 की 25,000 की चाइना की बनाई मोटरसाइकिल जो है अफ्रीका में बिक रही है।
जिसकी क्वालिटी बहुत खराब है, ठीक है, और मजबूत भी नहीं है। वो डब्बों में पैक होके आती थी, मतलब हालत क्या थी कि बनती भी नहीं थी अफ्रीका के अंदर। जैसे केनिया हो गया, युगांडा हो गया, तंजानिया हो गया, इन कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अफ्रीका। ये आई, अब वहां पे उन्होंने मोपेड मोपेड टाइप की होती थी बनाया, जो बहुत मजबूत तो नहीं है। तो इंडियन मोटर साइकिल वालों ने, जैसे कि इसमें बजाज वालों ने, ठीक है, पहले बजाज ने और बाद में फिर आपको टीवीएस वाले, ये दो, इन्होंने लगा कि यार ये तो मार्केट अच्छी है, जाना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि देखो चाइना के ना, ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट बिक रहा है ना, ये हाई क्वालिटी का नहीं है। क्वालिटी यहाँ पे चाइनीज मार्केट तो है, चाइना ने पूरा कब्जा तो कर रखा है, पर क्वालिटी हाई नहीं है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अगर इनसे थोड़ा सा बेहतर प्रोडक्ट दे दिया जाए, भले ही थोड़ा महंगा हो, तो कुछ हो सकता है। रिस्क लिया बजाज वालों ने, और आज से कुछ 15 साल 20 साल पहले अपना जो, आपने अगर नाम सुना होगा बजाज वालों का बॉक्सर बाइक आती थी, बॉक्सर, सन 2000 के आसपास, ठीक है, वो पहली बार प्रोडक्ट गया वहां पे। महंगा था थोड़ा सा, लेकिन मजबूत था। तो चूंकि अफ्रीकन कंट्रीज क्या है, गरीब कंट्री है, जैसे इंडिया में नहीं होता कि आदमी गाड़ी लेता है लेकिन मल्टीपर्पज काम नहीं होता है, उसमें वो घूमेगा भी बाइक से। बाइक ले ली तो बाइक वो घूमने का काम भी आती है, बाइक बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम भी आती है, बाइक सब्जी लाने का काम भी आती है, बाइक ससुराल जाने का काम भी आती है, मतलब कई तरह के मल्टीपल पर्पज से काम करती है बाइक, है ना। यही होता है ना, अगर आप घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप उसी से आप सामान भी कैरी करके ले जाते हो आप, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। अमीर देशों के साथ ऐसा नहीं है। अमीर देशों में आप अमेरिका के देखोगे तो वहां पे साइकिल अलग काम कर रही है, मोटरसाइकिल अलग काम कर रही है, और उनके लिए ट्रक अलग बना हुआ है उनके लिए। लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास एक गाड़ी एक ही है, तो आपने कहा कि उसी से काम निकाल लो, ठीक है। तो अफ्रीका भी ऐसी है, गरीब है। जैसे ही वहां पे बजाज गया, गाड़ी मजबूत थी है। अब इन्होंने कहा कि यार यहाँ तो 3 लोग बैठ सकते हैं इसमें आराम से, हम सामान रख के लेके आ सकते हैं, और ये खराब भी नहीं होती है। तो वहां पर चेंज आया, जहां पर वहां पर देखते देखते ही विद इन नो टाइम इंडियन कंपनीज ने, दोनों कंपनियों ने चाइना के पूरी की पूरी कंपनी, कम से 60 कंपनियां थी चाइना की उस समय उन देशों में, सबको बाहर कर दिया। आज सब, अगर मैं ये कहूं कि बजाज वगैरह सबसे बड़ा मार्केट कोई है तो अफ्रीका है। उन्होंने अफ्रीका पे टारगेट कर रखा है। इंडिया में तो बिकती है, लेकिन अफ्रीका में है। तो ऐसा नहीं कि आपने चाइना को हराया नहीं है, चाइना हार सकता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और फिर बताऊं आपको कि भारत के अंदर सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा फॉर्मल सेक्टर है, सरकारी नौकरी। सेकंड नंबर पे आईटी मान लेते हैं, और थर्ड नंबर पे आपका मोटर, ऑटोमोबाइल, जो फॉर्मल सेक्टर है, जो कि ऐसा सेक्टर जो कि स्ट्रक्चर्ड है, सही तरीके से काम कर रहा है, जहां पर कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, जहां पर लोग, मैन पावर है, जहां पर सही तरीके से काम हो रहा है। 2-3 ही सेक्टर हैं जहां पर सही तरीके से काम हो रहा है, चाहे आईटी सेक्टर हो गया, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। इसीलिए वो कर पाए, क्योंकि वो इस तैयार थे इस तरफ से, ठीक है। तो अगर हमें चाइना को हराना होगा तो हमें भी बाकी सेक्टर से भी करना पड़ेगा, हमें खिलौने पे लाना पड़ेगा, और हम लाए भी हैं ऐसे कुछ ऐसा। देखो बिजली के, जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की कई कंपनियों ने खिलौनों के ऊपर अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा हमें और भी आगे जाना है। यहाँ पे मेन है कि पैसे की अवेलेबिलिटी, पैसा मिले, बैंक ओपन हो। बैंक डरता है, बैंक देता नहीं पैसा यार, बैंक पैसे देने को तैयार नहीं है, आपको क्रेडिट नहीं देगा, आप बना नहीं पाओगे। दिक्कत तो यही है, ठीक है। तो सरकार को इसमें, सरकार, मैं तो हमेशा बोलता सरकार से बोलो कि भाई आप जो है वो इंटरेस्ट फ्री छोड़कर सीधे आप कैश दीजिए, जिसको ज्यादा बेहतर योजना है। लेकिन सरकार भी ना फुल उस पर नहीं आती है। सरकार भी बस बोलते हम आपको इंटरेस्ट फ्री देंगे, हम आपका इंटरेस्ट माफ कर देंगे 4%। अरे यार एक चीज बताओ, जो बंदा पैसे लेकर 8% इंटरेस्ट दे सकता है, उसको 4% छूट भी दे दोगे तो क्या उसकी सेहत पर असर पड़ेगा बताओ। मतलब कोई फायदा नहीं है। बल्कि सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी लोन लेना है उसको लोन मिल सके। कुछ सरकार कर सकती तो बैंक वाले देते नहीं है लोन, ठीक है। यहां समझ में आया कहानी कुछ, ठीक है। तो यहां पर हमारा दिखा कि हमें सर्विस सेक्टर तो बढ़ गया, लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एज यूजुअल कम होता चला जा रहा है, और 457 पे आ गया है, ठीक है। चीन, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर समेत कई देशों में भारत का निर्यात काफी बढ़ गया है। शीर्ष 10 देशों में शामिल अन्य देश यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका है। यहां से पूछना चाहूंगा, नीदरलैंड कहां पर है? कुछ पता है नीदरलैंड क्या चीज है? कौन सा लैंड है ये नीदरलैंड? कौन सा कंट्री है नीदरलैंड? हाँ, कौन कौन सी कंट्री, कहां पर है ये? यूरोप में है। पुराना नाम पता है आपको क्या है? हॉलैंड। हॉलैंड, ठीक है। अब इसका नाम नीदरलैंड से, ठीक है। चलिए, एम्स्टरडैम, ठीक है।
कुल आयात यानी कि जो हमने इंपोर्ट किया वो 890 बिलियन के आसपास का है, जो घटकर 850। तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट कम हुआ है। तो ये इंडिकेशन है कि चलो थोड़ा सा हुआ। तो थोड़ा सा यहां पर ये ध्यान रखना इस बात को कि कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ, इस बात का नजर रखना। घटा है हमारा, हमारा इंपोर्ट घटा है, हमारा इंपोर्ट घटा है। कितना हो गया? 853 हो गया, पहले 898 था। एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट लेकिन अभी भी वो रेशो बहुत कम है। तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, कुछ तीन मार लिया लोगों ने। व्यापार घाटा भी जो है वो 121 बिलियन डॉलर से कम होकर 75.6 बिलियन डॉलर रह गया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा अपना जो व्यापार घाटा है कम किया है। ठीक है, व्यापार घाटा क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है व्यापार घाटा? यहां पर क्या मतलब है व्यापार घाटे का? यहां पर क्या मतलब व्यापार घाटे का? हाँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या है, कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने पहले ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे और कम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो ज्यादा था, लेकिन अभी भी ज्यादा हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा कम हो गया। तो इंपोर्ट जो होता है वो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ये है आपका व्यापार घाटा। ठीक है, क्योंकि घाटा मतलब पैसा जा रहा है, हमारी जेब से पैसा जा रहा है। और इकोनॉमी के सवाल इसी तरह से आते हैं, देख लीजिए। ठीक है ना, करंट अफेयर्स इकोनॉमी सब मिला के यही आता है उसमें। हाँ, तो ये सब आएगा, डेटा वेटा याद रखिएगा, मतलब भी याद रखिएगा, चीजों को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात किया जा रहा है। मॉरिशस कहां पर है? कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है मॉरिशस? एशिया के अंदर है। अभी विवाद हुआ मॉरिशस को लेकर, क्या है वहां पर, क्या विवाद है? मॉरिशस को लेकर विवाद हुआ, क्या हुआ? मॉरिशस में अभी 6 महीने पहले चुनाव हुए, और उस चुनाव में विपक्षी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था इंडिया आउट। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन चलाया विपक्षी पार्टी ने, चाइना के इन्फ्लुएंस करके, क्योंकि जो सत्ता में पार्टी थी वो इंडिया के फेवर की पार्टी थी, और मॉरिशस को हमेशा इंडिया ने सपोर्ट किया है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक ऐसा होता है कि भाई है, हाँ लक्ष्य बाद में आया, एंटर किया, तो वो उसके बाद इंडिया आउट कैंपेन चला, और जो व्यक्ति है जीत के आया, मोजू नाम है उनका, राष्ट्रपति मोजू। ठीक है, और उन्होंने वो थोड़ा चाइना की तरफ ज्यादा ही उनका रुझान था, और चाइना की तरफ फंडेड ज्यादा था। तो इंडिया आउट कैंपेन के बाद जब वो बने राष्ट्रपति अपने देश के, तो इंडिया का चूंकि वहां पे थोड़ा सा बेस था, क्योंकि आज से कुछ 25-30 साल पहले वहां पर मिलिट्री कू हुई थी। मिलिट्री कू मतलब होता है मिलिट्री वालों ने जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उनको हटा के जो है, हाँ वो कर लिया, सत्ता पलट जिसे कहते हैं, वो करने की कोशिश की। तो उस समय भारत ही था जिसने तुरंत बचा लिया था। सिर्फ भारत, ना अमेरिका की बस की बात थी, ना किसी की बस की बात, ना चाइना की बस की बात थी, इंडिया ने बचा लिया मिलिट्री को। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंडिया ने कुछ जहाज वाज भी दिए थे, अपने डोनियर जहाज वगैरह दिए, तो उसके लिए वहां पर जो मेंटेनेंस और पायलट वगैरह थे वो टीम वहां पर थी। तो और मॉरिशस से बहुत सारा कुछ हम लोग भेजते रहते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये मॉरिशस की बात कर रहा हूं मैं, मालदीव की बात कर रहा हूँ। हाँ तो थोड़ा मैं confuse। हाँ वो मैं जो वो मालदीव है। ठीक है, मॉरिशस अलग हो गया। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं खुद ही भटक गया उधर। ठीक है, ये मॉरिशस कहां पर है? आपके अफ्रीका के पास है, थोड़ा जाते हैं ये है, ये आपका इंडिया है, ये मॉरिशस है। ठीक है, ठीक है, मॉरिशस है। मॉरिशस इंडिया नेपाल के बाद तीसरा कंट्री जो कि हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, मॉरिशस। ठीक है, यहाँ पर लगभग हिंदुओं की आबादी लगभग 50% आसपास है। तो भारत नेपाल के बाद मॉरिशस है। ठीक है, अच्छा, तो उनको हमने गैर बासमती सफेद चावल दिया हुआ यहाँ पर। ये अफ्रीका है, यहाँ इंडिया है, यहाँ पर मेडागास्कर है, इसके पास ही एक जो है वो आपका है, और जिसकी मैं बात कर रहा था आपकी, वो है आपका मालदीव्स। तो मालदीव्स जो है वो आपका यहाँ पर आता है, देखिए आपका। ठीक है, तो वही मैं नोट्स बनाने में गड़बड़ हो गई थोड़ा सा मेरे। तो एक सवाल आपका आता है मालदीव आगे, अगर मैं आपसे बोलूं एक स्टेटमेंट, क्या मालदीव के आगे से इक्वेटर गुजरता है?
यस, मालदीव से इक्वेटर गुजरता है, हमने किया था हम लोगों ने, ठीक है। एक आता है कि 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल आता है, किसके किसके बीच में, ये ज्योग्राफी का सवाल है। तो 8 डिग्री चैनल जो होता है वो मालदीव और मिनी क्वाई को करता है, फर्क डालता है। डिग्री चैनल का मतलब क्या है, समुद्री पानी, पानी यहां पर है, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल का मतलब है मिनी क्वाई और लक्षद्वीप, सॉरी मिनी क्वाई, हाँ लक्षद्वीप। तो मैं हमेशा बोलता हूं 8 mm और एक आता है 9 ml, ठीक है। 8 से 8 डिग्री चैनल, M से मालदीव, M से मिनी क्वाई, और 9 से 9 डिग्री चैनल, M से मिनी क्वाई, L से लक्षद्वीप, ठीक है। एक और आता है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान को निकोबार से डिवाइड करता है। ये तीनों अब इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कौन किसको डिफरेंशिएट कर रहा है, कैसे अलग कर रहा है। ये एग्जाम में सवाल आए, ये सब तीनों सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी का, प्योर ज्योग्राफी का है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाला 5वां देश बन गया है, ठीक है। 5 ट्रिलियन डॉलर की पेपर में आया था बड़ा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई भारत की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो 5 ट्रिलियन से अधिक बाजार पूंजीकरण वाला 5वां देश बन गया है। कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहां पे कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो होते हैं, बीएससी और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे पुराना एक्सचेंज है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी कंपनियां सूचीबद्ध है, यानी कि उस ट्रेड में जहां कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं, इसका मतलब होता है यहां पर बीएससी के अंदर रहकर इन कंपनियों के शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो आप। सूचीबद्ध का मतलब ये होता है, जब तक पहले आपको वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद तभी आप उस कंपनी के शेयर ले पाओगे। अगर कोई कंपनी वहां रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके शेयर आपको नहीं मिलेंगे आपको वहां से, ठीक है। इसका तो बीएससी के अंदर जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां थी, सबकी मार्केट कैप यानी मार्केट वैल्यू जो थी मिलाकर 5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। तो जितनी भी कंपनियां इस बीएससी के अंदर रजिस्टर्ड थी, सबका जितना भी मार्केट कैपिटल था, उन सबको इकट्ठा किया और 5 ट्रिलियन डॉलर की जो है हमें वो इकोनॉमी बनती हुई दिखाई दी, ठीक है। अच्छा, लगभग 420 लाख करोड़ रुपए का ये हो गया। कौन सी कंट्री है? अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग के बाद भारत 5वां देश है जिसका बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। और कब कर गया? 23 मई 2024 को। देख तारीख याद कर लीजिएगा, पीसीएस वाले बड़े मोहब्बत होती है उनको तारीखों से। 23 मई 2024। यहां तक डाउट, कुछ समस्या? ठीक है, आगे बढ़े। आरबीआई द्वारा भारत सरकार को अधिशेष हस्तांतरण, क्या मतलब है पहले समझते हैं। देखिए, आरबीआई के पास पैसे रहते हैं, ठीक है। आरबीआई के पास पैसे कैसे आते हैं? तो कई तरीके हैं, लेकिन आरबीआई का एक तरीका कि जब बैंक जो है वो अपना एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखवाता है, ठीक है, जिससे कि उनको थोड़ा सा लाभांश मिल जाता है। मान लो कोई एक्सिस बैंक है, अब एक्सिस बैंक जो है उसके पास कुछ 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा कि अपने पास रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आरबीआई को दे देगा कि आप अपने पास रखो, आपके पास रहेगा, ठीक है। तो आप सुरक्षित भी रहेगा, साथ में वो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इस तरह से आरबीआई के पास कुछ पैसा रहता है, तो आरबीआई के पैसा कमाता भी है इस तरह से। तो आरबीआई का जो रूल एक्ट है, कानून जो है आरबीआई एक्ट, उसमें यह है कि जो आरबीआई के पास पैसा कमाएगा, अगर आरबीआई चाहे तो उसका कुछ पैसा, कुछ डिविडेंड जो है अगर सरकार मांगे और आरबीआई दे पाए, तो आरबीआई को अपना पैसा दे देना चाहिए जो कमाया है। इसी तरह से इंटरेस्ट से वगैरह से कमाया है वो पैसा दे देना है, ठीक है। ऐसा आरबीआई एक्ट में है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि भारतीय आरबीआई ने लेखांकन वर्ष में केंद्र सरकार के अधिशेष जो एक्स्ट्रा पैसा था, ये अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है, के रूप में लगभग 2,10,000 करोड़ रुपया, लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपया
सरकार को दिया है, और देते हैं सरकार, हर बार देते हैं, ठीक है। अभी कुछ 2-3 साल पहले इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जब शशिकांत शक्तिकांत 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 क्या कहेंगे दास, शक्तिकांत दास के पहले जो उर्जित पटेल थे, उर्जित पटेल के साथ विवाद इसी बात पे हुआ था। सरकार मांग रही थी पैसा, सरकार कहती है कि भाई हमें पैसा दो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हो। अच्छा, ये रूल है कि आरबीआई दे सकता है, मतलब देना चाहिए, सरकार मांगी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझने की कि भाई क्या विवाद हुआ था, पैसा देना ही था, ठीक है। अब सरकार ने बोला कि हमें तुम पैसा ज्यादा दो, जो तुम्हारा पैसा है तो हम जितना मान लो 1 लाख करोड़, सरकार मांग रही 1.5 लाख करोड़ रुपए दो, तुम हमें दो। उर्जित पटेल बोले थे कि पैसा जितना आरबीआई के पास रहे उतना बेहतर है, ठीक है। आरबीआई के पास रहेगा तो सेंट्रल बैंक हमारा जो है देश का वो मजबूत रहेगा, ठीक है। अगर विदेश से कोई व्यक्ति आएगा, कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, तो सबसे पहले ये देखती है कि भारत का सेंट्रल बैंक कितना मजबूत है, और सेंट्रल बैंक के पास अगर जितना ज्यादा पैसा होगा उतना भरोसा उस कंपनी को रहेगा भारत के ऊपर कि हाँ भाई इनकी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, ठीक है। अब ये तो पॉइंट जो, तो उर्जित पटेल इस बात को लेकर विरोध करते हैं, यार थोड़ा बहुत ले लो, ज्यादा मत लो। ये उर्जित पटेल का मतलब था। मोदी सरकार बोल रही थी कि भाई तुम पैसा दो, क्योंकि हमें अपनी, सन 2019 की बात की बात है, चुनाव होने वाला था, कि हमें अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करना है। अब मान लो हमें सरकार, हमने बोला है कि भाई पेंशन देनी है 1000 रुपया, तो कहां से देंगे? जब इस तरह का जो भी होगा, किसानों को देना है 6-6 हजार रुपए, कहां से देंगे? तो ये सब पैसा जो है यहां से आता है, जो सरकार गलत नहीं है। सरकार का पॉइंट भी सही है कि भाई जो वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की बात हम करते हैं, तो पैसा कहां से आएगा? यहीं से आओ, हम सरकार को दे दें, सरकार कह रही हम पब्लिक को दे दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के अपने पॉइंट्स थे। उसके बाद उर्जित पटेल किनारे हो जाते हैं, चले जाते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे शक्तिकांत दास जी बन जाते हैं। उनको 3 साल हो गया काम करते हुए, ठीक है। तो अब चूंकि वो बहुत खास थे बीजेपी के, आरबीआई मतलब जो शक्तिकांत दास थे, तो उसके बाद से ये मैटर बिल्कुल साफ, तो खूब दिल खोल खोल के पैसे दिए हैं, आरबीआई ने दिया है, ठीक है। अब सही है गलत, ठीक है, मुझे नहीं पता कि जितना मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, बाकी एक्सपर्ट समझे कि उससे आरबीआई कितना मजबूत हुआ है और सरकार का क्या है। हाँ, 140 हुई है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। तो सरकार, होता क्या है ना कि सरकार को चाहिए पैसा। अब मोदी जी ने बोल तो दिया कि 15 लाख बांटेंगे, भाई कहां से बांटे? तो कहीं से तो आएंगे पैसे, वो यहां से आ गए, ठीक है। ऐसे ही आते, मतलब चलो। लेकिन नहीं, जहां दोनों पॉइंट समझो, दोनों पॉइंट है यहाँ पे। तो भाई सरकार कह रही है भाई पैसा है तो देश का ही पैसा, आप दो हमें पैसा, हम कहां से लाएंगे वेलफेयर स्कीम? ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन क्या ना, सच जो है या जो सही बात है बीच की होती है, फिर सरकार भी सही बोल रही है। अब सरकार बोल रही है कि हम विधवाओं को पेंशन देना चाहते हैं, पहले हम 500 रुपए देते थे, अब बढ़ा के 1000 रुपए करना चाहते हैं। तो क्या गलत? आप नहीं, आप इस बात को फेवर नहीं करोगे? हैं? क्या हुआ? बजट तो यही सब पैसे तो होते हैं, सबके इकट्ठा करती है पैसा, और क्या करती है भाई? यही सब पैसे तो होते हैं, सब पैसे ही आते हैं। ये सरकार की अर्निंग है ना, ये तो सरकार की अर्निंग तो यही है ना। ये भाई सरकार टैक्स से पैसा कमाती है, सरकार आरबीआई से पैसा कमाती है, सरकार लोन लेती है, तो करती है सरकार। तब उसका पैसा तब जाके वो सब चीजें आती है आप लोगों को मिलती है, जब जो मिल रही है, चाहे सड़क बन रहे हैं, चाहे पुल बन रहे हैं, चाहे सैलरी जा रही है, चाहे पेंशन जा रहा है, सरकार की अर्निंग का मेन ये भी एक वो है। देखो एक चीज बताओ, गलत सरकार भी नहीं है, अगर सरकार पूरा वैसे आरबीआई में रहेगा तो क्या वो यूज नहीं हो रहा आम लोगों के साथ के ऊपर, तो क्या वो सही है क्या? नहीं। अब देखो वो इंटेंशन तुम गलत बात, वो तो एक अलग लेवल चले गया कि तुम सरकार के इंटेंशन पे तुम सवाल उठा रही हो, क्या तुम ले जो लिया, खर्चा कैसा किया, तो उसके लिए भाई वो अलग डिबेट हो जाएगी। फिर वो नहीं, ये नहीं वापस नहीं करना होता है, दे दिया, ये अर्निंग हुई आरबीआई के पास, भाई आरबीआई ने अपने पैसा कमाया ना, उसका एक हिस्सा सरकार को दे दिया, बस। नहीं 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 करेगी ना, सरकार लोन थोड़ी ले रही है। अरे ये सरप्लस ट्रांसफर है, ये देखो ना, पढ़ो ना अंग्रेजी। सरप्लस मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे कमाया जो आरबीआई ने, अब आरबीआई भी तो सरकार के अंडर में तो आती है, उसके डिपार्टमेंट तो है, पैसे कमाया आरबीआई ने, वो ट्रांसफर कर दे रहा है, इस जो पैसा आएगा उससे वो योजनाएं चलेंगी।
रख के क्या करेगा बताओ? अच्छा बताओ। दो दो आपके पास है, दो आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है और पैसा जो है वो पब्लिक को यूज हो जाए, कौन सा बेहतर लगेगा आपको? पब्लिक यूज हो जाए, वो भी गलत थोड़ी ना है भाई। सरकार भी आप पे कुछ पैसा खर्चा करना चाहिए, तो कैसे खर्चा कर रही है? वो चाहती है कि मेट्रो के अंदर महिलाओं को जो है वो फ्री में यात्रा हो, तो आपके फेवर कहां से वो बर्डन कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी, पैसा यहीं से तो पैसा आएगा। किसानों के अगर कर्जा माफ हो जाए तो कहां से माफ होगा? पैसा तो यहीं से आएगा ना, ऐसे तो पैसा आता है। तो दोनों चीजें हैं, बट देखना पड़ता है कि क्या बैलेंस बन पाता है कि नहीं बन पाता है। बात दोनों सही है, लेकिन वो बैलेंस मैटर करता है भाई। आरबीआई कमजोर भी ना हो जाए, हमें आरबीआई को मजबूत भी रखना है और वेलफेयर स्कीम ही चलानी है, ठीक है। तो यही इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरबीआई ने वित्त वर्ष में आकस्मिक जोखिम बफर, कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर जो है 6% बढ़ा के। अब देखिए, जो बैंकों के पास जो होता है ना, वो क्या होता है कि इमरजेंसी में, जैसे आपके हर फैमिली के अंदर होता है ना कि कुछ पैसा इमरजेंसी में रखते हैं, आप लोग भी रख सकते होगे भाई, मेरे पास किसी भी मौके पर 1000 रुपए तो रहने चाहिए, क्या पता कोई इमरजेंसी आ जाए, है ना, ऐसा। तो बैंकों के साथ भी ऐसा होता है कि थोड़ा इमरजेंसी वाला जो है कॉन्टीजेंट रिस्क बफर सिस्टम को 6% बढ़ा के 6.5% कर दिया है कि भाई आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। तो एक तरह से रिस्क को मैनेज किया जा रहा है कि मान लो कि आप कोरोना ऐसा आपत्ति आ गई, ठीक है, तो कैसे मैनेज करोगे? तो यही चीजें होती, तो बढ़ा दिया रिस्क का, कर दिया। चलिए, यहां तक हो गया। अब अगला साइंस का है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? कृत्रिम मेधा, ठीक है। तो वैसे भी आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है और विदेश में चल रहा है, ठीक है। तो इसको टेक्निकल नाम जो होता है उसका लर्निंग मॉडल कहते हैं उसको, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम। कि भाई जो आपका चैट जीपीटी है उसके पास इंफॉर्मेशन जो है पहले आएगी, उसके बाद प्रोग्रामिंग के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो आपके सवालों का जवाब देगा, ठीक है। तो इस पूरे, अभी तक तो हमने चैट जीपीटी को बहुत सुना है, वैसे और बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी पहला और सबसे सक्सेसफुल है अभी तक का। अच्छा, तो अब इंडिया वालों ने बना दिया, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है बन गया, उसका नाम है सेसम, ठीक है, सेसम नाम है इसका। तो एआई की बात हो रही है यहां पे, ठीक है ना। एआई तो हो गया टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब उसमें अलग अलग कंपनियां एआई को यूज करती हैं, अलग अलग बना रही हैं। कोई चैट जीपीटी बोलता है अपने आप को, ठीक है, कोई कुछ नाम देता है। तो इंडियन ने अपने वाले को दिया है सेसम, बस ये है नाम। टेक्नोलॉजी तो अलग एआई है, ठीक है ना। तभी चैट जीपीटी का ना जो हेड आया था यहाँ पर इंडिया में साल भर पहले, तो विवाद इसी बात पर विवाद हो गया था। उसने कहा कि इंडिया वाले बना नहीं पाएंगे, तो इंडिया ने कहा अच्छा आप तो जरूर बनाएंगे, ठीक है, तुमने कह दिया तो अब बनाएंगे। तो उसने बाद में बोला था कि नहीं, मैंने ये कहा था कि जिस बजट पे आप लोग लेके चल रहे हो उससे बन नहीं पाएगा, क्योंकि तो पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है। तो कितना पैसा आपके पास है क्या सिस्टम, तो ये था। लेकिन खैर, अब मुझे नहीं पता डीपली कि ये मॉडल जो है क्या उसी लेवल का है या उसे हल्का है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने सेसम बना दिया है, अपना पहला कर दिया है, ठीक है। और ये बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्रों में काम करेगा। ये सेसम एआई के रूप में है, और सेसम एक डोमेन और क्षेत्र विशेषित लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम है, या कस्टमर बीएफएसआई डेटा पर आधारित। इसका लक्ष्य क्रेडिट निर्णय लेना है। क्या करेगा कि एआई बताएगा कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। और अच्छा, ये इसका मतलब होता है हाइपर पर्सनलाइज वित्तीय सेवा, यानी कि पर्सन टू पर्सन, कि आपको आपकी नीड्स के हिसाब से जो है आपको फाइनेंशियल सर्विस दी जाए। पहले तो हो गया लोन, कि आप लोन वापस कर पाओगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी होगी वो ये सीखेगा, वो वहां से एनालाइज करेगा कि आप में कितना लोन लेने की क्षमता है, कितना चुका देने की क्षमता है, ठीक है। तो वो फैसला लेगा। अभी तक हाँ, मतलब ये करेगा, इस पे डिपेंड होगा, लेकिन इसकी हेल्प ली जाएगी। जैसे आजकल सिविल स्कोर होता है, अब सिविल स्कोर से आप आइडिया नहीं लगा पाते, मतलब ठीक है, वो भी एक इस काम ये भी था कि आपका ट्रांजेक्शन कैसा रहा, आपकी हिस्ट्री कैसी रही है, कि आपको जो लोन मिला वो आपने वापस किए भी कि नहीं किया। तो वो सिविल जो है वो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बताता है, लेकिन ये बता रहा है कि आपकी क्षमता कितनी है। आप 1000 रुपए, 1 लाख रुपए लोन ले सकते हो, या 2 लाख रुपए ले सकते हो, 3 लाख ले सकते हो, ठीक है। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग कैसी है। तो ये हेल्प करेगा बैंकर्स को कि किसी को लोन दिया जाए या ना दिया जाए। मुझे लगता है कि मैनेजर साहब उनकी सबसे बढ़िया तो वही है,
वो देखते हैं अच्छा नहीं सरकारी नौकरी नहीं, हटाओ नहीं देंगे इसको, भाग गया तो चलिए। अब आ गया इंटरनेशनल, यहां तक कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, काफी हमने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझे हैं, बहुत गहराई में जाके एग्जाम में आते हैं, ध्यान होश से पढ़िएगा, ठीक है, होश से पढ़िएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपियन संघ का पहला कानून। तो महिलाएं जो हिंसा करती हैं वो है, अच्छा महिलाएं जो मारपीट करती हैं घरों के अंदर वो है? नहीं वो नहीं, अच्छा महिलाओं में मारपीट होती है ठीक है, अच्छा ये सिर्फ महिला, ये किताबों में हमें आता है कि महिलाएं खाली प्रताड़ित हैं, मतलब ये नहीं, उल्टा वाला कभी नहीं आता। मैंने आज तक नहीं देखा कि पुरुष हिंसा के ऊपर जो है या डोमेस्टिक वायलेंस जो पुरुषों को भी हो सकता है, होता है। और दुख की इस बात की है कि जिस लेवल पे होता है उतना उतना जो है उसको हल्के में लिया जाता है, शोषण तो बहुत होता है। और अगर कोई हमारा बेचारा पति बहुत दुखी हो अपनी बीवी से और अपने एक बैड मैरिज फंस गया हो तो लोग हंसते हैं उसको, जैसे आप हंस रहे उस समय, मुझे बजाय इसको सीरियसली लेने के, क्या रे वाह यार लो तुम अपनी बीवी नहीं संभाल पाए, ये भी हंसी का पात्र हो जाता है। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द उनके हैं जो सचमुच बैड मैरिज फंसे और जो जिनकी बीवियां उनको प्रताड़ित कर रही हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट में जो मैंने बोला था ना, जो मैंने आप उसके शब्द बोले हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अच्छा, और सीरियल देख रही होगी, देख मैं पानी तो मांगता ही नहीं मैं किसी से, मैं खुद ही पी लेता हूँ। लो यहाँ कहीं लिखा पुरुष का कोई प्रोडक्शन है क्या? पुरुष का कोई प्रोडक्शन है क्या? जब तक पुरुष के लिए कुछ नहीं बना, सब महिलाओं के लिए बना हुआ है, ठीक है। हाँ? पति को बड़े खतरनाक है भाई। अच्छा तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूरोपियन यूनियन ने, ईयू, अब समझ थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून बनाया। ये अपना जब आ गया ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया का कहना ही होगा, बाकी देश का, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का है। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि यूरोपियन यूनियन क्या चीज होती है? यूरोप कुछ दिखाई दिया आपको? यूरोप ने 1992-93 में कहा कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो उससे कमजोर रहेंगे, अगर हम मिल जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोला यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसमें 27-28 कंट्रीज आती हैं इसके अंदर। तो ये देखिए आपने स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, ये आपका नीदरलैंड जो मैं अभी हॉलैंड की बात की थी, ठीक है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्सी, फ्रांस, पेरिस में यहाँ पे ओलंपिक हुआ, ठीक है, हाँ, ठीक है, इटली, अंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, है स्विट्जरलैंड कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड है, बताता हूँ मैं आपको, मैं समझ गया सवाल आपका, रुक जाओ पहले पढ़ लेते हैं। चेकिया, चेक रिपब्लिक हुआ करता था, ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये। अब यहाँ पे 2-3 कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कलर 2-3? जो नीले कलर के हैं ये सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। आइलैंड हो गया, ठीक है, ये सब मेंबर हैं, सब पूरा यूरोप नहीं है, देखो पूरा यूरोप नहीं है। अब स्विट्जरलैंड ने कहा कि हमें नहीं इन्वॉल्व होना भाई, हमें नहीं बनना यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो इकोनॉमिकली ग्रुप प्लस पॉलिटिकल दोनों है। एक ऐसा ग्रुप जो आर्थिक रूप से आर्थिक फैसले भी करेगा और राजनीतिक फैसले भी करेगा। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी इसी बात चलती है कि वो कहता है कि मुझे तटस्थ रहना है, इंडिवो रहना है, न्यूट्रल रहना है, क्योंकि सारा ब्लैक का मैसा यही आता है। हाँ ये बोल रहा, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फैसले लिए जाएंगे वो यूरोपियन यूनियन का जो लेंगे और सब जितने मेंबर कंट्रीज हैं उस पर वो इंप्लीमेंट होगा। मान लो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम जो हैं वो माइग्रेंट्स को लेंगे, प्रवासी जो आते हैं, ठीक है, सबको लेना पड़ा था थोड़ा करके सबको अपने। हाँ तो वो थोड़ा बहुत चलता है उसमें, ऐसे पोलैंड ने मना कर दिया था, कहता नहीं हम नहीं लेंगे, पोलैंड ने मना कर दिया था।
तो वहां पे उनका अपना जो जो भी डिबेट डिस्कशन होता है, जर्मनी ने खूब सारे लिया, जर्मनी झेल रही है आज, ब्रिटेन ने खूब सारे लिया, ब्रिटेन झेल रहा है आज, ग्रुप है समझ लो। हाँ उनका अपना, तुम्हें मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि बीच में तुम्हें जो तुम बात करो कि भाई अगर वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, क्या है, जैसे पोलैंड ने मना कर दिया था, ठीक है, जैसे जर्मनी ने कहा कि मुझे चाहिए, पोलैंड की इकोनॉमी छोटी है, जर्मनी की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वहां मैन पावर चाहिए, जर्मनी ने तो बुला लिया, ठीक है। अब ये अलग बात है कि जो माइग्रेंट्स गए उन्होंने उधम मचा दी है इस समय, अब वो जर्मनी उल्टा भगा रही है लोगों को वहां से, ठीक है। पोलैंड पहले से कट्टरवादी हो रखा था, हमें पता है कि ये सब तमाशे होंगे, उसने लिया ही नहीं उसने, वो अलग है, वो इनका इंटरनल मैटर है कि उनका किस तरह से डील करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी फिलहाल आपको, ठीक है। मैं फिलहाल बता रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है जहां पे इकोनॉमिक संबंधित और राजनीति संबंधित जो फैसले लिए जाते हैं, और उसमें पूरा यूरोप नहीं आता, पूरा यूरोप नहीं आता। स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री जो है, और अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले आप यूके जो इंग्लैंड ने अपने आप को अलग किया, तो आपने नाम सुना ब्रेक्सिट, ठीक है। ब्रेक्सिट जो हुआ था वो यही हुआ था कि भाई यूरोपियन यूनियन में रहा जाए ना रहा जाए, तो ब्रेक्सिट के अंदर ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया, अब ब्रिटेन अलग हो गया, ब्रिटेन अपनी चला रहा अलग इकोनॉमी और स्विट्जरलैंड चला रहा अपनी अलग इकोनॉमी। स्विट्जरलैंद का एक ही मोटो है कि हमें न्यूट्रल रहना है, हम किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप में नहीं होंगे, यही हमारी इकोनॉमी की ताकत है, क्योंकि अगर हम जुड़ते हैं किसी से तो जो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्विट्जरलैंड अमीर क्यों है कि ब्लैक, दुनिया भर का ब्लैक पैसा जो आ रहा है उसके बैंकों में आ रहा है बस, और उसकी सीक्रेसी है, यानी कि वो आप नाम रिवील नहीं कर सकते, नाम बता, तभी तो आप जहां से पैसा जो आप कमाओगे स्विट्जरलैंड में तो भेजोगे, आप भेजोगे, है ना, तो आप चाहोगे कि आपका नाम ना पता लगे, एक नंबर मिलता है, सिर्फ एक नंबर मिलता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, तो वही इकोनॉमी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड देखो छोटा सा कंट्री है यार, वो भी लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड है, ठीक है, उसको अपने सर्वाइव कैसे करना है, तो इसी तरह से तो घोटाले के पैसे से तो चलाएगा अपनी दुकान, घर अपने चला रहा है ब्लैक मनी से, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब यहां पे एक शब्द और आता है, वो आता है आपका यूरोप, इसमें नहीं बना हुआ इसके अंदर, यूरोपियन यूनियन हो गया, एक आता है आपका यूरोजोन, ठीक है। अब दो चीजें, एक है यूरोपियन यूनियन जिसमें लगभग 28 कंट्री हैं, और एक है यूरोजोन, यहां पर यूरो चलता है, करेंसी यूरो, ठीक है, इसमें दे नहीं पाया मैं, छूट गया, उस पर बना नहीं है, वो पूरे यूरोपियन यूनियन पे लागू नहीं होता, लगभग 20 कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किया कि हम अपनी करेंसी छोड़कर चलाएंगे यूरोजोन, यूरो, ठीक है। जैसे मान लो कि फ्रांस के पास अपनी कोई करेंसी होती पहले, मतलब फ्रेंच होती होगी, ठीक है, वो हट गया, हम यूरो चलाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ सभी कंट्री नहीं माने, 20 कंट्री ही जो थे उनकी करेंसी यूरो है, ठीक है, एक ही करेंसी में काम कर रहे हैं वो लोग, आप यहां पर देखिए, यूरोपियन संघ 27 है, यूरोपियन देशों का एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ है, इसकी स्थापना मैस्ट्रिच, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पूछा गया सवाल कि मैस्ट्रिच संधि से क्या बना, तो यूरोपियन यूनियन आया है, मैस्ट्रिच संधि द्वारा की गई जो 1 नवंबर 1993 में लागू हो गई, इसका मुख्य लक्ष्य यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाना है, और यूरोपियन संघ की अपनी मुद्रा यूरो है, जिसका उपयोग 20 देश करते हैं, 27 नहीं करते, 20 करते हैं, पहले 28 थे और 28 से यूके चला गया, बचे 27, ठीक है। उधर जो अपराध होगा उसकी गंभीरता से लिए 1 साल से लेकर 5 साल तक की कैद होगी, और अगर शोषण करने वाला कोई घनिष्ठ अपना ही घर का है, ठीक है, पति है, पत्नी है, पूर्व पति है, ठीक है, या किसी नाबालिग के साथ गड़बड़ हो रहा है, या घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है उस किसी के फैमिली के अंदर का है, तो उसको ज्यादा दंड देने का प्रावधान है, अननोन करे तो कम सजा मिलेगी, नोन करेगा तो ज्यादा सजा मिलेगी, ठीक है, तो ये है इसके अंदर। यहां पे एक आपको सवाल बन सकता है यहाँ पे कि भाई यूरोप का लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड आ गया, लग्जमबर्ग आ गया, आपका दिख रहा है आपको, मैंने कहा था एंडोरा आ गया, ठीक है, तो ये कुछ बीच में सर्बिया अरबिया भी आ गए, इधर आपका हंगरी, ठीक है, स्लोवाकिया, रोमानिया, ये सब आपके लैंडलॉक है। आगे बढ़े, आंद्रेस प्लेनकोविच तीसरी बार क्रोएशिया के पीएम बने, सिंपल सवाल है, 3 सवाल आएंगे आपको, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने वाले जो अभी पढ़ेंगे हम लोग। पहले हैं
आंद्रेज प्लेंकोविक, जाना कुछ है नहीं इसके अंदर, प्रधानमंत्री बने हैं यूरोप के। तो ये है आपके व्यक्ति। और कौन सी कंट्री है? स्लोवाकिया, सॉरी क्रोशिया, क्रोशिया, क्रोशिया। अरे भैया हिंदी पढ़ ले, क्रोशिया। आंद्रेज प्लेंकोविक, हाँ ऐसे अमीर आदमी ऐसे दिखता है यार। अरे अमीर आदमी दिखते ऐसे ही हैं। ठीक है, क्या बोले नाम कैसा है भाई? वहां का नाम जैसे अपने देश का नाम है उनका जैसे जैसा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका नाम किसी को हो सकता है TRBLVL बालू, इस तरह से आ गया तो क्या ये कैसे नाम है? साउथ इंडियंस के नाम जो होते हैं, तो सब देश के अपने अपने हिसाब से नाम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो प्लेंकोविक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कि 2-3 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और एक है क्रोशिया। क्रोशिया देखिए अब यहाँ पर क्या है, ठीक है क्रोशिया आपका, तो ये एड्रियाटिक सी के पास है। इटली का ये पेनिसुला है, जो कि यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में एड्रियाटिक सी है और दूसरी साइड आपका टेरियन सी है। तो क्रोशिया जो है यहाँ देख दो, और इसके आसपास की कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आसपास कंट्री जितनी भी हैं। ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछा गया तो क्रोशिया आपको दिखा दे रहा है। क्रोशिया के बगल ऊपर स्लोवेनिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टेनिग्रो है, फिर आपका अल्बानिया है, उधर ग्रीस है नीचे आपका। ठीक है, इधर आपका इटली आ गया। ठीक है, ये कंट्री थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा मैप को स्टडी करने की कोशिश कीजिए, मैप के थोड़ा समय गुजारिए। यहाँ नीचे आपका मेडिटेरियन सी आ गया। ठीक है, बढ़िया गया। जानबूझ के मैंने ये डालेंगे इससे कि आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगी यार। मैं जितने बार मैप आपके नजरों के सामने से गुजरेगा उतना आपको क्लियर होगा चीजें, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने घर में मेहनत करनी पड़ेगी सब चीजों के लिए। फिर रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ भाई आपका। ठीक है, रॉटरडैम जो है नीदरलैंड के अंदर है, और नीदरलैंड कहां पर था? अफ्रीका में। कहां था? यूरोप, पता है, याद रह गया। और पुराना नाम क्या है नीदरलैंड का? हॉलैंड। ठीक है, तो हॉलैंड में रॉटरडैम है। ठीक है, वहां पर एक विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ, विश्व हाइड्रोजन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ। ठीक है, अच्छा, इसमें भारत ने पहली बार अपना पेविलियन का प्रदर्शन किया, मतलब एक अपना जो पेविलियन दिया था, इंडिया ने पहली बार जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। ठीक है, ये इंडिया, तो क्योंकि पहली बार भारत गया है तो इंपॉर्टेंट आ गया, पहली बार है तो कोई भी चीज है। ठीक है, और आप नीदरलैंड देख लीजिए, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, बहुत खूबसूरत सिटी मानी जाती है, बहुत अच्छी सिटी मानी जाती है। ठीक है, और आप देखिए कि ऊपर की साइड है, जैसे कि फ्रांस हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे ओलंपिक हुआ, ऊपर इधर जर्मनी है, बेल्जियम है, ऊपर नीदरलैंड है, उसके बगल में आपका यूके है। ठीक है, और उसके ऊपर नॉर्थ सी आ गया। आपको थोड़ा सा आप आइडिया लगाते जाओ किस तरह से हम लोगों को पढ़ाई करनी है। चेक रिपब्लिक ये था, इसका नाम चेंज होकर चेकिया हो गया है। ठीक है ना, तो बार बार मैंने मैप इसलिए मैंने आप लोगों को दिए हैं जिससे कि आप लोगों को बार बार चीजें समझ आ जाए, जिससे कि रिकॉल कर सको आप लोग। क्वेश्चन सिंपल सा था, बता दिया मैंने कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, भारत का पहली बार है, भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, पवेलियन बनाया, तो इंपॉर्टेंट है वो। यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा दिया गया है। अब इसमें क्या है कि 10 साल के लिए अगर आपको वीजा मिल जाए, अगर ब्लू वाला वीजा मिल जाए, ब्लू वाला कौन? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, दुबई वाला यूएई। ठीक है, तो अगर आपको ये वीजा मिल रहा है तो 10 साल तक आप रह सकते हो वहां पे यू में। तो मल्टीपल एंट्री है आपको, मतलब ये नहीं कि बार बार आपको अपना वीजा एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक बार मिल गया 10 साल के लिए आपको हो जाएगा। अब इसको क्यों, किनको दे रहे हैं? ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो जिन्होंने एनवायरमेंट के क्षेत्र में कुछ काम किया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास का जो काम किया है एनवायरमेंट को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो उनको 10 साल का एक ब्लू रेजिडेंस वीजा दिया जाएगा। तो एग्जाम में सवाल सिंपल पूछ लेंगे कि कौन सी कंट्री ने ब्लू रेजिडेंस वीजा जारी किया है, तो वो है यूएई, जिसने एनवायरमेंट संबंधित काम किया हुआ है। हाँ, किसको बोलते हैं यूएई? किसको बोलते हैं? सऊदी अरब को बोलते हैं, सही है गलत? अब सोचो, एक मिनट सोचो, मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था अरेबियन पेनिसुला, याद है? टेस्ट दिया था हम लोगों को मैंने अरेबियन पेनिसुला के ऊपर, तो कौन कौन सी कंट्री थी बताओ इसमें? इसीलिए मैं जो मैं टेस्ट दे रहा हूं ध्यान रखा करो, तुम लोग ढंग से पढ़ा करो। उसमें सऊदी अरब था, ठीक है, उसमें यूएई था, उसमें ओमान था,
उसमें येमेन था, ठीक है ना, और बहरीन था, कुवैत था, ठीक है ना। सऊदी अरब अलग है, ये यूएई है। ये देखिए आ गया आपका, ये आ गया, ये दिया था ना लोगों में, ठीक है। ये इसे कहते हैं अरेबियन पेनिसुला। पेनिसुला मतलब 3 जगह से पानी से घिरा हुआ कोई जमीन, ठीक है, प्रायद्वीप। तुम्हें सऊदी अरब आ गया, येमेन आ गया, ओमान हो गया, यूएई, ये है यूएई, ठीक है। इसमें आबू धाबी है, शारजहां है, दुबई है, ठीक है, बहरीन आ गया, कुवैत आ गया, यहाँ पे है। हाँ चलो कतर भी ले लेते हैं, कतर आ गया। यूएई अलग ही दिख रहा है अभी तक तो भाई, अलग ही जिंदा है। अब सऊदी अरब अटैक करके उसको पकड़ ले तो अलग बात है। अब भरोसा हुआ कि अलग है कि नहीं है। मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में, यहां पर मक्का, ठीक है, यूएई में नहीं है। दुबई जो है वो यूएई में अंदर है, ठीक है, दुबई है। अब लोग सोचते हैं कि तब ये वही बात हो गई कि साउथ में लोग आते हैं, यूपी वाला हो चाहे कहाँ बिहारी है, सारे हिंदी भाषी बिहारी बोलते हैं ना, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो, तो सब बिहारी हैं। तो यहाँ पर भी कोई है, सब सऊदी हैं। सारा शेख तो यही सऊदी, जितने शेख दिखे आपको सऊदी, तो अलग अलग होते हैं भाई सब शेख, कुछ मिल्क शेख भी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़, क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़े। एक और आगे देखो आपका, जो विलियम लाइचिंग ते, ताइवान के राष्ट्रपति बने भाई। तो हमने पहले आंद्रे को देखा था, वो बने थे क्रोशिया के। ये बने विलियम लाइचिंग जो बने हैं, वो बने हैं विलियम लाइचिंग, वो बने हैं ताइवान के। ताइवान ये है, ताइवान कहां पर है? ये है ताइवान आपका, ठीक है। यहां पर हांगकांग है आपका, नीचे मकाऊ है। ये अलग अलग कंट्री है, तो हांगकांग अलग कंट्री है, मकाऊ अलग कंट्री है, भले ही वहां पे रहते चाइनीज हैं लेकिन है अलग कंट्री। अच्छा अब देखिए, ताइवान जो है, चाइना बोलता है कि मेरा, ये मेरा हिस्सा है, वो मेरा हिस्सा है, ठीक है। ताइवान कहता है हम अलग है, बिल्कुल अलग कंट्री है, ठीक है। तो वन चाइना, वन कंट्री टू सिस्टम, क्या है? वन कंट्री टू सिस्टम। चाइना ये बोलता है कि हम ये हैं कि भाई एक ही कंट्री है, बस सिस्टम दो दो हैं चल रहे हैं। हुआ ये था कि जब चाइना में 1947 में जब वहां पर गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो एक पार्टी जो थी नेशनलिस्ट पार्टी थी, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी आज की वहां पर जो चाइना पे जिसपे कंट्रोल कर रखा है, और एक दूसरी थी नेशनलिस्ट पार्टी थी। तो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग हार गए थे और फिर वो लोग माइग्रेट कर यहाँ ताइवान में आगे रहने लगे थे। ये एक आइलैंड हुआ करता था ये, ठीक है। और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे रूल करने लगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी आज भी रूल कर रही है। तो चाइना बोलता है कि यार ये तो ताइवान तो हमारे लोग तो थे वहां पर, तो तुम हम ही हो, तुम हो, हम एक ही कंट्री है, बस हाँ दो सिस्टम चल रहे हैं। तो ताइवान में रहता है, पॉलिटिकल टेंशन रहती है, ठीक है। ताइवान कहता है कि हम बिल्कुल वो है, अलग कंट्री है। और ताइवान यहाँ पर अमेरिका का सपोर्ट है, ठीक है। तो ताइवान के माध्यम से चाइना पे प्रेशर हमेशा बनाया जाता है। चाइना ताइवान को हमेशा बोलता है तुझे आज मारूंगा, तुझे आज मारूंगा, जहाज ऊपर से उड़ा देता है उसके, ठीक है। ताइवान वाला भी कहता है कि आप मारो दिखाओ, मैं भी तैयार होकर रखा हूं मैं, ठीक है। इंडिया वालों भी ताइवान को, चाइना को प्रेशर करने के लिए ताइवान का सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा, लेकिन पूरा फुल फ्लेज सपोर्ट नहीं ताइवान करते हैं, क्योंकि चाइना फिर नाराज होता है। चाइना से नाराज हो, चाइना फिर आप देखो चाइना की डिपेंडेंसी कितनी है, 100 अरब रुपया तो आप डॉलर का तो आप इंपोर्ट कर रहे हो यार, ठीक है। तो चाइना को बहुत नाराज भी नहीं कर सकते आप, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप। हम कितना भी टीवी पे बोले, कितना बोले, कितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन मतलब अभी फिलहाल चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान नहीं है, कुछ भी नहीं बनाता, चाइना चाइना है, ठीक है। तो उसको डील करने का अलग तरीका है। ताइवान, लेकिन ताइवान एक ऐसा है कि इसकी अगर इधर से अगर वो लद्दाख पे अटैक मतलब प्रेशर डालेंगे तो आप ताइवान को, मतलब ताइवान का कर सकते हो आप, करते ही हैं लोग। जितने भी मोबाइल बनते हैं 40% से ज्यादा मोबाइल जितने बनते हैं वो ताइवान में बनते हैं, ठीक है। एक कंपनी है क्वाडकल, क्वाडकल, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं मैं, तो वो मोबाइल बनाने के सबसे ज्यादा कंपनी में आती है। जितने भी, चाहे आईफोन हो, चाहे आपका वीवो का हो, ओप्पो का हो, किसी कंपनी वही बनाती है। उस पर सबके ठप्पे सबके अपने अलग लगते हैं। तो वो आप किसे कहते हैं, व्हाइट लेवल मार्केटिंग, ठीक है। इसमें अंदर एक कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी और उस पर ब्रांड नेम आप चिपका दो कुछ के अंदर। सेमीकंडक्टर
के नाम में ताइवान सबसे ऊपर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। ठीक है, जो इंडिया अब स्टेब्लिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, ताइवान ऑलरेडी मास्टरी कर चुका है। तो अभी जो प्रॉब्लम हुई थी कोरोना के टाइम पे, सेमीकंडक्टर्स नहीं मिल पा रहे थे, तो फिर तभी से इंडिया को लगा कि हमें सेमीकंडक्टर के ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ताइवान ने इस मामले में बहुत तरक्की कर ली है, सेमीकंडक्टर वगैरह में उनका, और सेमीकंडक्टर बनता है तभी तो फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह सभी बनते हैं। ठीक है, तो ताइवान ही है, तो वहां पे बन गए हैं राष्ट्रपति, ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई। हाँ, मिलता होगा, लेकिन अब इनके जो मेन है मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ये सबसे ऊपर आ गया। अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर हुआ है। अफ्रीका के ऊपर बोलेंगे कि भाई क्या क्या करना, तो वहां का वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। तो दो चीजें होती है भाई, एक होता है वॉशिंगटन और एक है वॉशिंगटन डीसी। क्या फर्क है? वॉशिंगटन डीसी सिटी है, ठीक है, जहां पर राजधानी है, ये है कि राजधानी, वॉशिंगटन डीसी राजधानी है। ठीक है, और वॉशिंगटन जो है एक जिला, एक स्टेट है। जैसे कि भारत के अंदर दिल्ली है और एक नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली जो है वो जब केजरीवाल कंट्रोल में नहीं आ रहे थे मोदी जी के जेल जाने से पहले, बाद में जेल में डलवा दिया तो यार मामला कम कर दिया, लेकिन जब कंट्रोल में नहीं आता तो कुछ लोग एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि दिल्ली को एक काम करो, आप जो इलाका जो इतना है न्यू दिल्ली वाला इलाका, इसको अब यूटी घोषित कर दो, और बाकी दिल्ली जो है उससे अलग कर दो। जैसे कि वॉशिंगटन डीसी है, वो डीसी अलग है, वॉशिंगटन डीसी अलग है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, किसी स्टेट के अंडर में नहीं आता। ठीक है, लेकिन खैर समहाउ किस तरह मैनेज कर लिया मोदी जी ने केजरीवाल जी को। चलिए, जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के 7वें प्रधानमंत्री बने। तो तीसरा बंदा आ गया हमारा ये। ठीक है ना, स्कॉटलैंड कहां पर है? कहां पर स्कॉटलैंड है? बिना बताओ, देखो बताओ स्कॉटलैंड कहां है? इधर देखो, नाम सुना स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड यार्ड, पिक्चर में देखा होगा स्कॉटलैंड यार्ड, बहुत। हाँ, तो ठीक है, तो कहां पर है? कहां? यूरोप में। दिखा नहीं आपने? इंग्लैंड का ही ये, इंग्लैंड यूके का ही पार्ट है ये। यूके, मैंने ये शब्द मैंने इंग्लैंड बोला, मुझसे गलती से निकल गया, यूके का मैंने कहा, क्या मैंने बोला? देखिए, 4 कंट्रियां हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड मिलकर यूके बनाते हैं। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये चारों मिलते हैं तब बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो कुछ कुछ मैटर के अंदर जैसे स्पोर्ट्स होगा, स्पोर्ट्स वहां पर सब अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे। आप इसीलिए आपने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम नाम सुनी है, यूके क्रिकेट टीम नहीं होगी। ठीक है, और पॉलिटिकल मैटर होगा तो वहां पर यूके बन जाएगा। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक का मैटर, ये मैटर, तो वहां पे जो है आप वो बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये वहीं फंसी हुई अभी तक, निकाल के लाओ भाई, वहां से लेकर आओ। हम स्कॉटलैंड पहुंच गए हैं, तो फंसी यूएई में फंसी हो। हाँ बताओ। वो भी तो ऐसी ग्रुप है कि वो अलग है ना। अरे वो कंट्री अलग है भाई, यूएई की, यूएई अलग है, ये ग्रुप है, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम। इसमें 4 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों मिलकर करते हैं। तो पॉलिटिकल मैटर में अगर यूके आ जाता है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल मैटर में आता है, लेकिन स्पोर्ट्स के मैटर में सब अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको इन 4 कंट्री के नाम पता होना चाहिए। और देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग है, ये 2 अलग अलग आइलैंड है। तो आयरलैंड, आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, मैं जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में हो रहा था, तो हमारे जो क्रांतिकारी थे तो आयरलैंड से इंस्पिरेशन लेते थे। तो आयरलैंड वाले बहुत नाक में दम कर रखा था इन्होंने इंग्लैंड वालों को। ठीक है, तो इतना दुखी किया था, तो आयरलैंड को फिर यहां से आधा डिवाइड कर दिया उन्होंने। तो उन्हें एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा, जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड कर दिया उन्होंने। तो नॉर्दर्न आयरलैंड अपने पास रख लिया और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है अलग कर दिया उसको। तो इंग्लैंड वाले बहुत ऊंची चीज है भैया, ऐसी हिंदुस्तान का नहीं बैंड बजाया उन्होंने, अपने अगल बगल वालों को भी कर दिया उन्होंने काम। बगल में ही तो है, देखो ना, दिख तो रहा है आपको इंग्लैंड के बगल में। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा सी होगा? ओह माय गॉड, क्या जवाब दिया है आपने। यहां पर कौन सा सी है?
मेडिटेरियन सी, क्या बात है भाई। और शाबाश शाबाश, कम ऑन शाबाश। हाँ, और अंटार्कटिका। हाँ, सी तो बता ही रहा, सी से नहीं, सी है, बताओ कौन सा सी है वाला, सी या सी कंपनी वाला सी। अरे इटली के पास है, नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी। अभी मैंने आपसे बोला था कि नॉर्थ सी देखो, जब आपको मैंने कहा था कि ये नीदरलैंड को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, तो मैं कहते हैं ऊपर नॉर्थ सी है। नहीं, वो तो वहां पे इधर है, वो अटलांटिक नॉर्थ यहाँ पे हुआ था, इधर इस तरफ। अरब सागर इंडिया में है। हाँ। मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग जीपीएस नहीं इस्तेमाल कर पाते होगे, क्योंकि आपका मैप बहुत खराब है, ठीक है ना। आप लोगों की मैप बहुत खराब है, इसलिए पक्का। अच्छा, मैं नहीं इस्तेमाल कर पाता जीपीएस, मतलब मैप मैं बड़ी मुश्किल से, मैंने बहुत ट्राई करने के बाद पता नहीं क्यों मुझसे होता नहीं है वो मैप, मैं ही नहीं कर पाता हूँ यार। गूगल मैप वाला खराब होता है। तभी मैं कहूँ कि यार मुझे तो अपने ऊपर बड़ा लगा कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा रहता है वो, जहाँ जाना हो डाल दो, खुद रास्ता। कभी वो गलत ही बता, हाँ, वो गलत जगह बता देता। फिर मैं तो भाई अपना लोकल सिस्टम स्टार्ट करता हूँ। मेरा लोकल मैप सिस्टम जो है, पनवाड़ी दुकान जो होते हैं रास्ते चलते, वो लोग उनसे पूछ के जाओ आराम से, वही तरीका है सबसे बढ़िया। मुझे तो वही मुझे सूट वही करता है। अच्छा, कहाँ जाए बोलो, भागा सड़क बनाओ। चलिए अब एक साइंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेंगी नॉट डेंगू, डेंगी, ठीक है। डेंगी के लिए एक नया टीका बनाया है TAK-003। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भैया, क्यों भाई, हो चुका है क्या? अच्छा, डेंगी के लिए एक नया टीका है, TAK-003 आया है, जेम्स बॉन्ड के नाम रख दिया है। अच्छा, ठीक है। इसको क्यूडेंगा नाम से जाना जाएगा, ये टेक्निकल नेम है इसका, मतलब, और ये इसका ब्रांड नेम है क्यूडेंगा। हाँ, कंपनी, ये ब्रांड नेम है ना। अरे भाई नहीं, टीका यार, ये ब्रांड नेम है, कंपनी ने नाम दिया, इस नाम से बिकेगा ये। उसका कोई टेम्परेरी नेम कुछ होगा, केमिकल फॉर्मूला कोई होगा उसका, और क्या। सनोफी पाश्चर द्वारा विकसित डेंगी वैक्सिया है, या CYD-TDV। और ये CYD-TDV जो है, उसके बाद ये दूसरा बना है, ये पहला था, ये दूसरा है, ठीक है। CYD-TDV जो है वो डेंगू का पहला था, और बाद टी के आ गया, ठीक है। और डेंगू के मच्छर जो होते हैं, आप देखिए उनके व्हाइट रंग के होते हैं मच्छर की टांगे, एंडीज इजिप्टी जो है वो बनाता है, एडीज इजिप्टी, ठीक है। ये डेंगू का मच्छर है ये। और इसमें ये खासियत है कि व्हाइट रंग की टांगे होती है, इसकी व्हाइट रंग की टांगे होती हैं, ठीक है। दूसरा मच्छर होता है उसका ब्लैक रंग, ये नॉर्मल मच्छर है ये, ठीक है। और ये एंडीज, तो अगर लाल रंग सफेद रंग की टांगे वाला मच्छर दिखाई दे, और ये दिन में काटता है, ये रात में काटते हैं, ये दिन में भी काटता है, साफ पानी में रहता है, ठीक है। तो हाँ, ये हाइजीन वाला है ये, तो ये डेंगू मच्छर है ये, ठीक है। एडीज इजिप्टी पूछा भी गया है आप लोगों से, ठीक है। हाँ, अफ्रीका देशों में अभी देखो आया मलेरिया के ऊपर आया हुआ है। हमने डेंगू पढ़ लिया, अब आ गया मलेरिया, ठीक है। और हमने पता है कि अफ्रीका कंट्री जो है मलेरिया के लिए बड़ी वो कुख्यात है, क्योंकि वो भी बड़ी ना मार्शी लैंड बहुत है वहां पर, ठीक है। तो इस कारण से वहां पर ज्यादा होता है मलेरिया। अब मच्छर से क्या निकलेगा यार, बताओ, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नाम सुना आपने, जिसने कोवैक्सीन वगैरह बनाई थी। हाँ, पुणे की ना, पूना वाला, सारस पूना वाला है ना, उनकी कंपनी है। तो सीरम, तो इन्होंने एक मलेरिया एंटी मलेरिया वैक्सीन भेजी है अफ्रीका में, क्या, किस नाम से, R21 मैट्रिक्स M, ये नाम है R21 और मैट्रिक्स M नाम की का जो वैक्सीन है, जिसको भेजा गया है। और ये वैक्सीन है, जो हम लोग बीमार होते हैं, मलेरिया अगर होता है तो दवाई खाते हो, ये वैक्सीन है। ये वैक्सीन मतलब क्या है, जैसे पोलियो का टीका होता है, पोलियो का ड्रॉप होता है, या बाकी के टीके होते हैं, कि वैक्सीनेशन मतलब होता है कि बीमार आपको मलेरिया होगा ही नहीं, आपकी बॉडी जो पहले से ही जो एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेगी, तो ये मलेरिया होने के बाद आपको नहीं होगा,
लगेगा, ये पहले हर बच्चे को लगेगा ये। तो ये मलेरिया का R21 मैट्रिक्स एम नाम का जो है, जिसको SII ने, सीरम वालों ने अफ्रीका भेजा हुआ है। मलेरिया, और मलेरिया बहुत जानलेवा मच्छर है जनित रोग, रक्त रोग है, जो प्लास्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लास्मोडियम कई बार पूछा गया है, ठीक है, प्लास्मोडियम। क्योंकि कई बार पूछा गया कि मच्छर किससे होता है, कि वायरस, मलेरिया किससे होता है। मलेरिया आपका वायरल डिजीज है, मलेरिया आपकी बैक्टीरियल डिजीज है ना, मलेरिया इसे प्लास्मोडियम डिजीज है, ठीक है। ठीक है, और कौन फैलाता है, मादा एनाफिलिस, एनाफिलिस मच्छर फैलाते हैं, ये मादा एनाफिलिस है। और कल भी डिस्कस किया था कि ये वो है, मादा क्यों होती है, क्योंकि इनको अपने बच्चों के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है वो मानव के खून के अंदर होता है, ठीक है। और आपने देखा कुछ मच्छरों, पता कैसे लग जाता है कि हम लोग बैठे हुए हैं, हम मान लो कोने बैठे हुए हैं, मच्छर आ जाते हैं ढूंढते ढूंढते, क्यों आते हैं, शरीर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही होती है हमारे सेल्स में, उसको वो महसूस करते हुए आते हैं, ठीक है। जो आवाज नहीं करते, वो तो कान में पर फड़फड़ाते हैं तो उसको आपको लगता है, तो आवाज थोड़ी करते होंगे वो, मुंह थोड़ी करते हैं कि मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, नहीं, वो पर इतनी स्पीड से फड़फड़ाते हैं कि कान के तो बहुत पास में होते हैं, तो आपको लगता है। इलाहाबाद में से देखो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग देखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे ज्यादा एजेड है, इनका नाम है एड ड्वाइट, एड ड्वाइट। अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं सबसे उम्र वाले, 90 साल की आयु में पहुंच रहे हैं। लेकिन 90 साल की उम्र में भी इनके अंदर जोश कम नहीं हुआ है। 90 साल में यहाँ पे हमारा जो ताऊ होता है बिल्कुल वो खाट पे होता है, ठीक है। एक तो होते नहीं है, होते हैं तो खाट पे होते हैं, लेकिन ये देखिए अंतरिक्ष में ये होता है, ठीक है। एड ड्वाइट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, एड ड्वाइट है। और कौन भेज रहा है इसको, ब्लू एरिजोना की जो कंपनी है वो भेज रही है। और ये एक तरह के टूरिस्ट हैं, ये एज ए टूरिस्ट, कोई ये एस्ट्रो क्या कहते हैं उसको, ना नहीं, क्या बोलते हैं उनको, स्पेस, कुछ नहीं, छोड़ो, एस्ट्रोनॉमर नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ ओके, तो वो नहीं है, ये टूरिस्ट है। क्योंकि साथ में कौन है को जा रहा है, भारती भी है, गोपी थोटाकुरा, ठीक है। और ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनेंगे इंडिया की तरफ से, गोपी थोटाकुरा, पहले इंडिया के अंतरिक्ष पर्यटक। आप बोलोगे यार ये क्या चीज है, तो भैया ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के लोग, आम लोगों के लिए नहीं है। जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उन्हें जीवन जी लिया होता है, कहते हैं यार कुछ तो और देखें, तो या तो पानी के अंदर जाके वो टाइटैनिक के वो कबाड़ देखते हैं, तो वहां पे बवाल होती है, तो फटफटा गई थी जो इनकी पनडुब्बी थी, उसके बाद से वो जोश कम हो गया है। तो दूसरा जोश है कि अंतरिक्ष में आके पृथ्वी को देखेंगे, ऊपर से जाके देखेंगे पृथ्वी कैसी लगती है, ठीक है। ये सब अमीर आदमियों को शौक है। आप लोग अपना बस वही अगल बगल घूम लो, बस काम चला लो आप लोग, ठीक है। तो भारतीय आप लोग जाके मॉल जाइए, मॉल फ्री वाले, वहां फ्री सेवा, फ्री का एसी खाइए, वही आप लोग आपकी क्षमता में इस समय है। तो भारतीय प्रवासी गोपी, ये जो है गोपी, ये दूसरे व्यक्ति है भारतीय के जो जाएंगे, बन गए हैं। पहले कौन है, दूसरे भारतीय हैं। पहला कौन है अंतरिक्ष में आने वाला, पहला भारतीय है, पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया, पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया। हे भगवान, धरती वरती फाड़ दो, मुझे उसी में समा दो यार, ऐसे गलत। सचिन तेंदुलकर का नाम ले लो, नीरज चोपड़ा ले लो, और बताओ। पहला मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया। तुम लोग कितने गंदे आंसर दे रहे हो। राकेश शर्मा यार, तुम लोग हद मचा दी है यार, क्वेश्चन में ध्यान नहीं दे रहे हो, बस अनाप शनाप बके जा रहे हो कुछ ना कुछ। राकेश शर्मा पहले इंडियन है जो अंतरिक्ष में गए हैं। ये दूसरा व्यक्ति इंडियन है जो गोपी थोड़ा कह रहा है, जो दूसरा अंतरिक्ष में गया है, पहला पर्यटक है, पहला भारतीय पर्यटक है, पर दूसरा भारतीय जो अंतरिक्ष में गया है। और कल्पना चावला इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है। सुनीता विलियम्स अमेरिकन है, वो अमेरिकन, तो पैदाइशी अमेरिकन है।
ये तो भी इंडियन अमेरिकन थे ये तो। कल्पना चावला हरियाणा में पैदा हुई, लेकिन वो अमेरिकन साइंटिस्ट थी वो, ठीक है ना। चीन का लूनर प्रोब मिशन चैंग ई थी, तो एक चीन ने भी अपना भेजा, हमारा मंगलयान गया था, ठीक है, सॉरी चंद्रयान, ठीक है। तो चाइना ने भी चैंग ई 6 भेजा था, चैंग ई 6, ठीक है, जो वहां पे चांद में गया और सुदूर हिस्से में गया है, और वहां से कुछ सैंपल वैम्पल लेकर आएगा। चैंग ई 6 ये इस तरह फोटो ही है, बस कुछ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक यूएवी का नाम है, क्या होता है, 2-3 शब्द है इसके अंदर। पहला बताओ मुझे, बम वर्षक। स्वदेशी तो बताइए, मेड इन इंडिया, सब ठीक है, मैक्सिमम चीज इंडिया में आई हुई। दूसरा आपका बम वर्षक, ये क्या होता है, बम वर्षक क्या होता है, बम वर्षक। कुछ आपने अगर पिक्चरें देखी हो तो दिखते नहीं हो, बहुत अच्छे बच्चे और पिक्चर बिल्कुल नहीं देखते, ठीक है। लेकिन आपने कभी कुछ क्लिप देखी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखा होगा, तो जहाज जा रहे होते हैं और बम ड्रॉप कर रहे होते हैं, ठीक है, इसे बॉम्बर बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, बॉम्बर। इनका काम होता है कि जहाज जाएगा और ये बस बम ड्रॉप करते हुए जाएंगे, बस टक 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 टक। अभी आपने सुखोई और मिराज या वो तो तेजस हो गए, वो अलग है, ये इनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। बड़े जहाज होते हैं, इनका यही काम होता है कि ऊपर से बम गिराते जाओ, बस बम गिराते जाओ। एयर स्ट्राइक से नहीं होती है, वो अलग चीज है, वो तो उसके लिए आपको अलग जहाज चाहिए। ये इनका काम है कि भाई इस इलाके में बम गिराने हैं, तो बॉम्बर जाएगा, जहाज जाएगा, वो बम गिरा देगा, कर 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 कर। इसके पास स्टोरेज ज्यादा होता है, स्टोरेज ज्यादा होता है, ठीक है, स्पीड कम होती है, स्टोरेज ज्यादा होता है, एक ही काम है बम गिराना, ठीक है। इसके पास बहुत, ये नहीं कि जाके वो आवाज के 4 गुना स्पीड तेज लेकर वो जाके वहां अटैक करके आएगा, वो अटैक नहीं करेगा, बस ये खाली बम गिराते जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कभी भी आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फुटेज देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे बॉम्बर यूज हुए थे, जिनका काम था कि मतलब जर्मनी ने भेजा, अटैक किया लंदन के ऊपर, तो बस गया, जहाज जा रहे हैं और तो बस बम गिराते चले जा रहे हैं, बस पता लग जाता है। और ना पता लगा तो फिर ना पता लगा होगा। इसीलिए आपके वहां पे जब सिक्योरिटी जब होता है, वो मिलिट्री अलर्ट आता है, वो एक अलर्ट का साउंड मसा है, टी, तो आप सब अलर्ट हो जाओ। रडार से पकड़ते हैं कि वो जहाज आ गया है, और आपको अलर्ट भेजा जाता है कि आप लोग जो है छुप जाएं, बंकर में बैठ जाएं, ठीक है। तो बॉम्बर समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, बम गिराने वाले जहाज जो बम गिराते हैं। यूएवी ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड यानी कि बिना इंसानों वाला, यानी कि मशीन की तरह, यानी ड्रोन की तरह। एक ड्रोन होगा जिसमें आदमी नहीं बैठेगा, सिर्फ बम ही बम होंगे, और बस जाओगे और बम गिरा के आ जाएगा। ये तो इंडियन अपना बना लिया भाई, ठीक है। कर्नाटक के बेंगलोर में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई जहाज बना है, यूएवी, अनमैन्ड एयर व्हीकल कहते हैं, FWD 200B। ये है आपका, नहीं जहां बन चुका है, डमी नहीं है। अरे तो हिंदी में लिख लो यार, मानव रहित हवाई यान, इसमें इंसान नहीं बैठेगा, कोई मानव नहीं बैठेगा, ये सब ये रिमोट से चलेंगे, और इतना मोटा इसलिए बना हुआ है कि सारे बम इसमें रखे जा सके। अनमैन्ड है क्योंकि मैंने पहले कहा था कि स्पीड स्लो है। आज के जमाने में जब एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इतनी ज्यादा तैयार है आपकी, हल्की स्पीड वाले लेके जाओगे पायलट पक्का मरेगा फिर तो इस तरह से अनमैन्ड बनाए गए हैं कि तो अनमैन्ड है ना। तो नहीं नहीं होगा, स्पीड इसकी भी बनी होगी, इसके प्रोडक्शन होगा। अब इतना डिटेल में जाना कर नहीं, मतलब है ना, हर जहाज नहीं नहीं, अब कहीं बम गिराने हैं, वहां हैवी बॉम्बिंग करनी है वहां पे, ठीक है, तो इनको भेजा जा सकेगा ना कि चले जाओ। अगर 10 भेजेंगे, मान लो 2 8 फट भी गए, 2 पहुंच गए किसी तरह, तो 2 तोड़ देंगे, तो क्या कर लेंगे बताओ। और की स्पीड अच्छी होगी, इनकी भी तो, इनका भी तो। और ये, हाँ एक बात सुनो, यूएवी के साथ खासियत क्या होती है, तो तुम कहते हो ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, तो मिसाइल पहुंचती नहीं है वहां पर आपकी। एयरक्राफ्ट में फर्क ये होता है कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, बहुत ऊपर होंगे, तब ये होता है इनका, ठीक है। FWD 200B, ठीक है। और किस कंपनी ने, फ्लाइंग वेज डिफेंस ने बनाया, फ्लाइंग वेज डिफेंस, ठीक है। समझ में आया तुम्हें। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल, एक गड्ढा मिला है भाई, इसका नाम है टैमजांग ब्लू होल, TJBH।
29 अप्रैल 2024 को फ्रंटियर इन मरीन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मैक्सिको कहां पर है? मैक्सिको कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका के बाद, सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका के यूएसए के नीचे वाले साइड में, ठीक है। और अमेरिका और मैक्सिको की बॉर्डर पे कौन सी नदी बहती है? कोलोराडो, दोनों के बीच में डिवाइड करती है, ठीक है। कि समुद्र वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस बात की खोज की है कि टैमजा ब्लू होल विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है, या अभी तक ज्ञात जल के नीचे का विश्व का सबसे बड़ा गहरा है। सिंक होल है। सिंक होल में बहुत बड़े गड्ढे होना। एक तो हमें सड़कों पे गड्ढे देखे होंगे, एक है कि ऑटोमेटिकली गड्ढे हो जाते हैं। ये बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, देखो आप इसमें, ये बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ऊपर छोटा ऐसे गोल होगा, इतना अंदर कितना है, 1380 फीट गहरा गड्ढा है। गड्ढा बन गया, सिंक होल मतलब गड्ढा हो गया, पता नहीं क्यों, किसी भी कारण से हो गया है, लेकिन गड्ढा है वो, उसे बोलते हैं सिंक होल। तो ये दूसरा सबसे गहरा है। पहला क्या है? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरा है, 11,000 फीट। ये 1380 फीट है ये, ठीक है। नेम आपको पता चलता है कि तमनांजा जो है समुद्र तल से कम 1380 फीट नीचे तक फैला हुआ है, ठीक है। मैक्सिको में है ये, ठीक।